प्रोग्राम 5 के पंच के साथ मैं हूं आसिफ रशीद जम्मू के स्टूडियो से बराह रास्त। इस प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर की सियासी, सलामती और इक्तिसादी मामलात पर हम गुफ्तगू करते हैं। प्रोग्राम में खास मेहमान हमारे साथ ज्वाइन करते हैं या फिर कभी कभार अपने नुमाइंदों को प्रोग्राम का हिस्सा बनाकर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं और अहम तरीन मौज़ूआत, ताज़ा तरीन सूरत हाल दारुल हुकूमत दिल्ली से मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर या लद्दाख तक के बैनुल अक़वामी सतह पर जो बड़ी खबरें हैं उनको एक तरह से मौजू बनाकर बहस मजीद आगे ले जाते हैं। लेकिन आज के प्रोग्राम में जहां पर इन दिनों हम जम्मू कश्मीर की सियासत पर गुफ्तगू करते ही हैं, मुख्तलिफ मौज़ूआत आपको सियासत से जुड़े हुए नजर आएंगे जिन पर हम डिस्कशन का आगाज करते हैं, मगर आज इस प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सिचुएशन पर या सलामती सूरत हाल पर बात करेंगे। जम्मू सूबा बिलखुसूस वादी कश्मीर के मुकाबले इन दिनों सबसे ज्यादा जहां पर परेशानियां हैं, कई तरह के चैलेंजेस, मुश्किल तरीन सूरत हाल, पहाड़ी सिलसिला, खराब मौसम, कई इलाकों में शिद्दत की गर्मी, इन सारी तमाम तरह की परेशानियों या चैलेंजेस के बावजूद भी मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज इस वक्त नजर आ रही हैं, ऑपरेशंस का हिस्सा है। इस प्रोग्राम में आगे चलकर जरूर जब माहिरीन हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, दिफाई तज्जियाकार ज्वाइन करेंगे, तो उनका जो तजर्बा रहा है फील्ड के अंदर कैसे इस वक्त काम हो रहा है या होना चाहिए, या क्या हिकमत अमली हो सकती है कि सूबे के अंदर या पूरे खित्ते के अंदर जो दहशतगर्दी से इस वक्त मुतासिर हुआ है इससे कम निजात मिल सके। इस मौजू पर आगे चलकर बात करेंगे, मगर उससे पहले वो 5 खबरें आपके सामने टॉप 5 में रखनी है जो फॉर्मेट के मुताबिक आपके सामने रखना हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल होता है। और इन 5 खबरों पर आपके हमारी न सिर्फ टेलीविजन स्क्रीन पर बल्कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी नजर रहती है। सुबह से आप मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर जाकर इन खबरों को पढ़ते, देखते या सुनते हैं। तो टॉप 5 में सबसे पहले और बड़ी खबर बैनुल अक़वामी सतह पर बांग्लादेश से, जहां पर अपडेट यह है कि मरने वालों की तादाद 140 के करीब पहुंच गई है। सरकारी मुलाजमतों में कोटा सिस्टम जिसको खत्म करने का मुतालबा किया जा रहा, तलबा पर एहतजाज के दौरान तशद्दुद हुआ है और यह सिलसिला जारी है। फौज सड़कों पर है, यानी बांग्लादेश सिविल हुकूमत से आहिस्ता आहिस्ता पूरा कंट्रोल अब फौज के हाथ में दे चुका है ताकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को थोड़ा सा बेहतर रखा जा सके। शेख हसीना की ज़ेर क़यादत सरकार ने अमन व अमान की तशवीशनाक सूरत हाल पर इस वक्त काबू पाने के लिए मुल्क भर के अंदर कर्फ्यू नाफिज कर दिया और फौज को तैनात किया गया है। सड़कों पर लाठियों, सलाखों और पत्थरों के साथ घूमते एहतजाजी तलबा बसों और प्राइवेट गाड़ियों को भी नजर आतिश कर रहे हैं। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़पों में अब तक 2500 से ज्यादा अफराद, ये जो मुजाहिरीन हैं, वो जख्मी हो चुके हैं और 140 लोगों की अमवात हुई है, जिसकी तस्दीक खुद बांग्लादेश के अंदरूनी महकमा या दाखिला वजारत की जानिब से की गई है। और इस वक्त इस मामले को अंदरूनी करार दिया जा रहा है, लेकिन सूरत हाल यह है भारत की सरहदों तक जो भारत के साथ लगने वाले बॉर्डर्स हैं उन पर अलर्ट जारी कर दिया है ताकि ये जो इस वक्त क्राइसिस आप देख रहे हैं इसकी वजह से इस तरफ कोई सूरत हाल ना बिगड़े। 15,000 के आसपास हिंदुस्तानी जो महफूज हैं, 350 के आसपास आज वापस भी आए हैं। तकरीबन 8500 तलबा इनमें शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के भी 3500 के आसपास बच्चे जो आज वापस आने की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन तमाम शहरी महफूज हैं। फिलहाल इन प्रोटेस्ट के बावजूद किसी किस्म का कोई असर नहीं पड़ा। एक तरह से डर और खौफ जरूर है, लेकिन बच्चों को वापस लाया जाएगा या तमाम लोगों को वापस लाना तरजीहात में शामिल है, सरकार साफ कर चुकी है। दूसरी खबर जिस पर आगे चलकर बात भी करेंगे, जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में आला तरबियत याफ्ता पाकिस्तानी मिलिटेंटों की दरअंदाजी के पेश नज़र फौज और इंटेलिजेंस मालूमात या सिक्योरिटी की ज़रूरियात के मुताबिक इलाके में अपनी जो तैनाती है उसको तब्दील किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जहाँ पर इन दिनों ऑपरेशन चल रहे हैं, कार्रवाइयाँ चल रही हैं, सर्च ऑपरेशन एनकाउंटर्स में भी तब्दील हुए। और खबर है कि 50 के आसपास मिलिटेंटों की तादाद जो जम्मू सूबे के अंदर अलग अलग जगहों पर हैं, इसके लिए तकरीबन 500 पैरा स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज को भी तैनात किया गया। इधर अब से थोड़ी देर पहले जम्मू के अंदर मीटिंग भी खत्म हुई है, उस मीटिंग में क्या निकला है ये भी आगे चलकर डिस्कस करेंगे। तीसरी खबर सियासत से, खुर्शीद आलम जो कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस का हिस्सा थे, कुछ दिन पहले पार्टी से अलहदगी इख्तियार की ऐलान किया और आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में उनकी वापसी हुई है, यानी घर वापस लौट आए हैं। खुर्शीद आलम पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में पहुंचे। पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती की मौजूदगी में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में दोबारा शमूलियत इख्तियार की और खुर्शीद आलम ने आज जहां हाल ही में उन्होंने सजाद गनी लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस को खैराबाद कहा था, ऑफिशियली दोबारा से जब पीडीपी ज्वाइन की तो कहा कि पीडीपी को छोड़ना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। इस पार्टी के वो सूबाई सदर भी थे। पीपल्स कॉन्फ्रेंस से इस्तीफे के वक्त खुर्शीद आलम ने आज कुछ दिन पहले कहा था कि पार्लिमानी इंतखाबात के बाद उनके कारकुनान और हामियों को के मशवरे से उन्होंने पीपल्स कॉन्फ्रेंस को छोड़ा है और पीपल्स कॉन्फ्रेंस का या खुद उनका शायद कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल करियर था वो सवालों के घेरे में आया था। जो परफॉर्मेंस पार्टी की इंतखाबात में रही, उसके बाद बहुत सारे लीडरान ने छोड़ा और बाकी कई वर्कर्स भी हैं आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का हिस्सा बने। सैयद बशारत बुखारी, साबिक रियासती वजीर, पार्टी सदर, नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी और दीगर कई कारकुनान इस मौके पर मौजूद रहे। चौथी खबर,
जुनूबी जिला अनंतनाग से। अनंतनाग का बिजबिहाड़ा, जहां कसरे गुफारा इलाका 60 से ज्यादा लोग जो बीमार हुए और इस हाल के वबा से मुतासिर होने के बाद ये इलाका सुर्खियों में है। महकमा सेहत ने सूरत हाल से निपटने के लिए कमर कस ली है। तमाम मुतासर अफराद अस्पताल में जब दाखिल कराए गए तो इनमें से इतलात के मुताबिक 2 दर्जन के करीब लोग जो ठीक हो गए हैं, वापस उनको अपने घरों में रवाना कर दिया गया है। इसहाल और उल्टियों का सामना 60 से ज्यादा लोगों को उस वक्त करना पड़ा जब कहा जा रहा है कि इलाके में शायद ये आलूदा पानी इस्तेमाल करने की वजह से हुआ, और फौरी तौर पर जब इंतजामिया को पता चला तो तिब्बी टीमें और एम्बुलेंस के साथ जो बाकी जरूरी सामान जिनमें तिब्बी कार्रवाइयां थी वो की गई वक्ती तौर पर। और रात के वक्त में ही 30 के करीब अमले के एहलकार, जिनमें स्पेशल डॉक्टर्स भी थे, इलाके के अंदर फौरी तौर पर तैनात किए गए। बेशतर अफराद ठीक है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन आला सतही तहकीकात होनी चाहिए, ये मुतालबा लोगों की जानिब से किया गया है। और जनूबी कश्मीर के अंदर ये कोई पहला मौका नहीं है जब इस तरीके से लोग बीमार पड़े हों। इस तरह से पहले भी कई मरतबा वाक़यात रोनमा हो चुके हैं। 5वीं खबर टॉप 5 में आपके सामने। अक़वाम मुत्तहिदा की यूएन की आला क़यादत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बाज़ाब्ता तौर पर मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में इजराइल की मौजूदगी को गैर कानूनी करार दे दिया है और इजराइल से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर गैर कानूनी कब्जा ख़त्म करे, इलाकों को खाली करे, यहूदी बस्तियों की तामीर को फौरी तौर पर बंद किया जाए, ये मुतालबा किया गया। आईसीजे ने गुज़श्ता 57 बरसों से फ़लस्तीन की ज़मीन पर इजराइल के गैर कानूनी कब्जे की वाज़ेह मज़म्मत की। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मामला दोबारा डिस्कस हुए और इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने फौरी तौर पर बैनुल-अक़वामी अदालत या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के 15 जजों के पैनल की तरफ से जारी करदा गैर पाबंद राय की मज़म्मत करते हुए कहा कि ये इलाके यहूदी के तारीखी वतन का हिस्सा हैं। आईसीजे का यह फैसला बैनुल-अक़वामी राय को मुतासिर करते हुए फ़लस्तीनी रियासत को यकतरफा तौर पर तस्लीम करने के इक़दाम को हवा देता है और जजों की जो पॉलिसियाँ एक वसी फहरिस्त की तरफ इशारा करती हैं, जिसमें मगरबी किनारे और मगरबी यरूशलेम में इजरायली बस्तियों की तामीर और तोसी, इलाके के कुदरती वसाइल का इस्तेमाल, ज़मीनों में मुस्तकिल तसल्लुत और फ़लस्तीनियों के खिलाफ इम्तियाजी पॉलिसियाँ शामिल हैं। ये सब बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। अदालत के मुताबिक इजराइल को मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में खुद मुख्तारी का कोई हक नहीं है। वो ताकत के जरिए इलाके हासिल करना चाहता है और ऐसा फौरी तौर पर काम रोका जाना चाहिए। जो आज सबसे पहले कोर्ट की तरफ से बातें कही गई और उसके बाद इजराइल की तरफ से भी इस पर रिएक्शन दिया गया और कहा गया कि फैसले बार बार आते रहे, लेकिन मुल्क की जब सालमियत, मुल्क की जब अखंडता या एकता की बात आती है तो उसके लिए अगर कोई भी खतरा बनता है, चाहे वो फ़लस्तीन हो, हमास हो, गजा के वो तमाम लोग हों जो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर हथियारों के साथ भी पकड़े गए, उन तमाम लोगों को ख़त्म किया जाए, इसके लिए कोशिशें तेज़ की जाएंगी। टॉप 5 में ये 5 बड़ी खबरें आपके सामने हमने फॉर्मेट के मुताबिक रखी हैं। यहाँ से आगे बढ़ेंगे और बात सिक्योरिटी सिचुएशन के मुतालिक। मैंने जैसे शुरुआत में कहा, जम्मू प्रोविंस के 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट्स में इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। जंगलात के इलाके हो, लाइन ऑफ कंट्रोल हो, इंटरनेशनल बॉर्डर हो या मैदानी इलाके, हर जगह आपको बैक टू बैक बड़े ऑपरेशन नजर आएंगे। लेकिन आज जम्मू सबसे ज्यादा सुर्खियों में भी है क्योंकि जम्मू के अंदर फौजी सरबराह बाद दोपहर पहुंचे, मीटिंग की उन्होंने सदारत की है। जम्मू कश्मीर के अंदर जो सिक्योरिटी सूरत हाल है उसका बगौर उन्होंने जायजा लिया है और पुलिस सरबराह आर एस स्वैन के अलावा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी इस मीटिंग में मौजूद रहे हैं। ये मीटिंग इसलिए भी काफ़ी अहम मानी जा रही है क्योंकि यूनियन टेरिटरी के अंदर जहां पर इस वक्त सूरत हाल ऐसी है, बैक टू बैक कुछ बड़े ऑपरेशन हुए, सिक्योरिटी फोर्सेस को नुकसान उठाना पड़ा, अलग अलग जगहों पर जवानों की शहादतें हुई। इन सब के बीच फैसला ये भी हुआ कि जम्मू के अलग अलग इलाकों में जो आला तरबियत याफ्ता पाकिस्तानी दहशतगर्द हैं उनकी दरअंदाजी के पेश नज़र फौज इंटेलिजेंस मालूमात और सिक्योरिटी की ज़रूरियात के मुताबिक इलाकों में अपनी तैनाती को तब्दील कर रही है। और मुख्तलिफ रिपोर्ट्स भी ये बताती हैं कि अलग अलग जगहों पर यह तैनाती उस वक्त हो रही है जहां पर इन दिनों कम से कम निगरानी उन एरियाज़ की हो सके जहां पर सबसे ज़्यादा नुकसान मिल्टन 2 ने सिक्योरिटी फोर्सेस को पहुंचाया है। कुछ रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि 50 के आसपास ये तादाद हो सकती है जो गैर मुल्की दहशतगर्द हैं या मिलिटेंट जम्मू कश्मीर के अंदर अलग अलग हिस्सों में बिलखुसूस जम्मू सूबे में सरगर्म है। तकरीबन 500 पैरा स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज को तैनात किया जाएगा जो वहां मिलिटेंसी को बहाल करने के लिए जो खिते में कोशिशें हो रही हैं उनको नाकाम भी किया जाएगा। साथ ही इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इलाके में जो अपने आलात हैं उनको भी तक़वियत बख्शी है। मिल्टन 2 की हिमायत करने वाली जो बुनियादी ढांचे को खत्म करने के लिए कोशिश हो रही है, मजबूत प्लान या हिकमत अमली का हिस्सा हो सकते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस, जिसका स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, राष्ट्रीय राइफल्स के जवान, सीआरपीएफ की जहां पर जरूरत पड़ रही है ऑपरेशन चल रहे हैं, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं खित्ते में अंदर दहशतगर्दी खत्म हो इसके लिए लाइन ऑफ कंट्रोल या इंटरनेशनल बॉर्डर्स के अलावा जंगलात वाले इलाके में जहां पर फोर्सेज की नजर है, विलेज डिफेंस गार्ड्स जिनको पहले वीडीसीज कहा जाता रहा, उनको भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और हाल ही में इनको इस जिम्मेदारी के साथ
मजीद इन पर एक तरह से ये बोझ भी बना कि अलग अलग एरियाज के अंदर कार्रवाई तेज की जाए। तकरीबन 3000 से 3500 के आसपास या 4000 के आसपास जो अहलकार हैं उनकी एक ब्रिगेड फोर्स भी इसमें शामिल है, ताकि जो पाकिस्तान की जो प्रॉक्सी वॉर है या जाहरियत है, इसका मुकाबला डट कर किया जा सकेगा। अब जब जम्मू कश्मीर के अंदर ऑपरेशन चल रहे हैं, जम्मू के अंदर मीटिंग चल रही है, आगे की हिकमत अमली या जो रणनीति है वो कैसे तैयार करनी है, पुलिस की जानिब से भी अपना प्लान बताया जा रहा है। RR स्वयं जो इस मीटिंग में मौजूद हैं, जम्मू के अंदर होने वाली मीटिंग में, जहां पर उपेंद्र द्विवेदी साहब जो कि आज बाद दोपहर पहुंचे और जम्मू कश्मीर में चार्ज संभालने के बाद उनका ये दूसरा दौरा है जब दिल्ली से बराह रास्त यहाँ पहुंचे। CCS की मीटिंग में भी उन्होंने ब्रीफिंग जम्मू कश्मीर को लेकर की थी, वहां पर उनकी जानिब से बात की गई थी और आज बाज़ाब्ता तौर पर जब उन्होंने बात की है और जहां पर जब उन्होंने बात की है तो सिक्योरिटी सिचुएशन को रिव्यू करने के साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन यानी सिविल प्रशासन क्या कर रहा है उस पर भी आज तफसीली तबादला ख्याल होगा। लेकिन जहां जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन चल रहे हैं, थोड़ी देर में मेहमानों के पास चलूंगा, उससे पहले आपको बताएं कि ये मामला आज यूनाइटेड नेशंस में भी डिस्कस हो रहा है। वहां पर भी पाकिस्तान और उसके तमाम वो साथी जो सरहदी इलाकों के अंदर माहौल को खराब कर रहे हैं या पुरतनाव सूरत हाल से भारत जहां बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, फिर से माहौल खराब करने की कोशिशें हैं, इन कोशिशों को कैसे नाकाम किया जाए। यूनाइटेड नेशंस में भारत के नुमाइंदे या जो रिप्रेजेंटेटिव है उनने आज फिर से कहा कि SCO इस पर भी काम करे कि जहां पर वो मुल्क जिनको मदद अब तक दी जाती रही लेकिन प्रॉक्सी वॉर के तहत हालात को खराब किया गया, फोर्सेस या इंसानी जानों को नुकसान पहुंचाया गया, इस चीज से बचने के लिए जो मुमकिन तौर पर इकदाम उठाए जा सकते हैं, SCO पर भारत ने दबाव बनाने की कोशिश की यूनाइटेड नेशंस के थ्रू कि कम से कम ऐसी रणनीति बनाइए जहां पर पाकिस्तान या बाकी तमाम ऐसे देश जो पास वाले देशों का एक तरह से नुकसान भी करते हैं और उनके लिए खतरा भी है, उनके लिए कैसे इकदाम हो सके, कार्रवाइयां हो सकें, इस पर काम फौरी तौर पर होना चाहिए। Excellencies, when we talk about international peace and security, you will agree that terrorism constitutes one of the most serious threats. We must therefore shun double standards in our fight against terrorism. Certain countries are using terrorism as an instrument of state policy. Such an approach has the potential to affect cooperation in multilateral platforms, including at the SCO. We must reaffirm our resolve to fight terrorism in all its forms and manifestations, and we must crack down on all forms of support to terrorism, including its financing. There is a need for full implementation of UNSC resolution and targeted sanctions on terrorist individuals and entities to counter terrorism effectively. In this regard, the leaders of SCO agreed in the recent Astana meeting with a declaration that was adopted on 4th July that the international community must isolate and expose those countries that harbor terrorists, provide them with safe haven, and condone terrorism. Similarly, we should also take proactive steps to prevent the spread of radicalization among our youth. The joint statement on the subject of radicalization issued during India's SCO chairmanship in 2023 symbolizes our shared commitment in the fight against radicalization. In the backdrop of increasing regional conflicts and with new and complex security challenges, the SCO regional anti-terrorist structure is playing a significant role in strengthening cooperation among the member states. We need to further strengthen the role of SCO RATS in the fight. चलिए, ये तो एक तरफ की बात थी जहां पर यूनाइटेड नेशंस में भी आज ये मुद्दा उठा और भारत की तरफ से आतंकवाद और जो किसी भी रीजन के अंदर कंट्रोवर्सीज या कॉन्फ्लिक्ट का नाम देकर खतरा बन सकते हैं या बन रहे हैं, उस पर भी भारत की तरफ से काफी काम किया गया। और दूसरी बात, जम्मू प्रोविंस के अंदर कैसे मिलिटेंसी को कर्ब किया जाए, ये जो इन दिनों कोशिशें चल रही हैं, ऑपरेशंस को इंटेंसिफाई किया जाए, इस पर इस वक्त मीटिंग भी चल रही है। मेहमानों का जरा रुख करते हैं। दो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ ज्वाइन किए हैं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल AK चतुर्वेदी साहब हैं, दिफाई तज्जियाकार हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर इनकी सर्विसेज हैं। मुल्क के अंदर जो सलामती सूरत हाल है, सिक्योरिटी सिचुएशन को बहुत ब्रीफली डिस्कस करते भी हैं, देखते हैं, परखते हैं चीज़ों को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में वक्त देने के लिए और वेलकम। साथ साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड विजय सागर दिमान साहब भी हमारे साथ हैं, दिफाई तज्जियाकार हैं और इन दिनों जो कुछ हो रहा है इस पर भी बहुत करीबी नजर इनकी है। सागर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम कहेंगे प्रोग्राम में। चतुर्वेदी साहब, शुरुआत में जरा आपसे कर रहा हूं, ओवरऑल इस सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं जहां पर कोशिश ये हो रही है कि मिलिटेंसी को कम किया जाए। हम जब सुबह आपसे बात कर रहे थे तो मैंने एक चीज आपसे ये भी जानने की कोशिश की कि कल तक राजौरी पुंछ की बात हो रही थी, कश्मीर घाटी के अंदर जब सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक से इंटीरियर एरियाज के अंदर ये जो एक तरह से लाइन पकड़ ली गई, हमले चाहे सिक्योरिटी फोर्सेस पर हुए या सिविलियंस पर हुए, लेकिन पूरा एरिया इस वक्त प्रभावित कर दिया गया।
क्या ये स्ट्रेटेजी जो सरहद पार बैठकर जो लोग बना रहे हैं वो कामयाब हुए, या जो हमारी स्ट्रेटेजी है जो पीसफुल एरियाज में जिस तरीके से हम चल रहे थे वो शायद अभी भी काम नहीं आई? नतीजा ये कि जिसको मौका मिला सरहद पार से जो नेटवर्क काम कर रहा था वो बहुत हद तक सफल रहा यहां रणनीति पर काम करने में और अमल करने में भी। देखिए, जो पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने, थोड़ा सा ये इसको साउंड को ठीक कीजिएगा, एको बहुत आ रही है। जी जी। अच्छा, तो लेकिन मैं ये कहना चाहता था कि ये जो पहले जो सिक्योरिटी ग्रिड थी कश्मीर वैली में, जब वो मजबूत होने लगी तो वहां पे मिलिटेंट्स को मौका नहीं मिल रहा था। तो मिलिटेंसी को जिंदा रखने के लिए, दहशतगर्दी को जिंदा रखने के लिए उन्होंने जम्मू का रुख किया। इसमें दो तीन चीजें गौर करने वाली हैं। अगर आप गौर कीजिए कि एक तो दुश्मन की टैक्टिक्स वो थोड़ी चेंज हो गई है। पहले था वो किसी एक उन्होंने कैंप पे अटैक किया, फिदायीन अटैक किया और उसमें जो नुकसान कर सके और वहीं पे उनको खात्मा हो गया। लेकिन अभी जो है, जो जो नई टैक्टिक्स उन्होंने अपनाई है वो एम्बुश की है। अगर आप देखें, चाहे वो पहले रियासी में हुआ या उसके पहले पुंछ एरिया में हुआ, सुरनकोट के पास में, तो वो सब के सब जो कुछ हो रहा है या कठुआ में हुआ, तो वो आर्मी की गाड़ियों को एम्बुश करते हैं और करने के बाद वो जंगल में भाग जाते हैं। तो इसमें अगर इस टैक्टिक्स को गौर करें तो इसमें दो चीजें निकल के आती हैं। क्योंकि पिछले 20 साल से यहाँ कोई मिलिटेंसी ज्यादा नहीं थी, तो क्या होने लगा कि जो इंटेलिजेंस ग्रिड थी हमारी वो थोड़ी सी वीक हो गई, क्योंकि लोगों से उतना कांटेक्ट नहीं रहा। क्योंकि हमारी ह्यूमन, जो टेक्निकल इंट के लिए तो बहुत रिसोर्स लगाने पड़ते हैं, लेकिन ह्यूमन बहुत इफेक्टिव होती है। बकरवाल्स और ये अपना जितने भी ऐसे लोग हैं, गुज्जर्स, बकरवाल्स, उनसे हमको बहुत खबर मिलती थी। लेकिन अभी वो थोड़ी सी कम हो गई है। इस दौरान एक गुज्जर को का एक केस भी सामने आया जिसमें कि उसके साथ थोड़ी ज्यादती हुई। हालांकि बाद में आर्मी ने उसके लिए फौरन एक्शन लिया। तो ये जो ह्यूमन इट कमजोर हो रही है, ये एक बहुत बड़ा कारण। तीसरा, आईएसआई का इसमें जो है, जो मुलव्वस होना बहुत जोर से है। आप देखिए कि जो हथियार वगैरह भी आ रहे हैं, दिखाई पड़ रहे हैं, वो M4 राइफल दिखाई पड़ रही है, इरिडियम सैटेलाइट फोन दिखाई पड़ रहा है, वो यूज कर रहे हैं ड्रोन्स का आईडी लगाने के लिए। तो ये जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके अलावा अगर आप एक गौर करें कि धीमे धीमे है वो नीचे आईपी की तरफ, इंटरनेशनल बाउंड्री की तरफ, जैसे कान्हा सांबा एरिया, कठुआ जितने आ रहे हैं, तो पंजाब के नजदीक है, अंदर जो घुस रहे हैं वो उसके गैप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसमें क्या है कि उन्होंने फेंसिंग के नीचे सुरंग भी बनाई है। दूसरा भी, जो मानसून का महीना है, इसमें फेंस जो है थोड़ी सी कमजोर भी पड़ जाती है, कहीं कहीं बह भी जाती है। तो ये एक नया माहौल बन रहा है और इस पे फिर से गौर करने की जरूरत है। देखिए कि ये पाकिस्तान का तो हमेशा से ये जिसको कहा जाए कि उनका एम ये रहा है किसी ना किसी तरह से मिलिटेंसी को जगा के रखा जाए। पहले कश्मीर वैली में हो रहा था, जब वो बंद हो गया तो उन्होंने जम्मू में शुरू कर दिया। तो हम लोगों को इसको बहुत चौकन्ना रहने की जरूरत है और इसका जो रिटेलिएटरी एक्शन है वो बहुत स्ट्रांग और टेक्नोलॉजी बेस्ड होना चाहिए। अच्छा, मैं उस पे भी आऊंगा, लेकिन एक पॉइंट आपने जैसे पाकिस्तान की बात की, हम चूंकि जब एक बार जी एक सर, मैं एक चीज ये भी जानना चाह रहा था कि हम काफी ज्यादा स्ट्रेटेजीज बनाते रहे दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक, और फोकस ये रहा कि पाकिस्तान को कैसे इस मामले में कमजोर किया जाए, क्योंकि सारी शरारत उसकी तरफ से है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पड़ोसी मुल्क के खिलाफ कार्रवाई हमें करनी या नहीं, इस सारे सोच विचार के बीच अफगानिस्तान वाला और चाइना वाला फैक्टर जो है उस पर ज्यादा हमने शायद तवज्जो नहीं दी, क्योंकि इन दिनों मैक्सिमम जो ऑपरेशंस हुए हैं, अलग अलग जगहों पर हथियार मिले, जैसे आज ऑस्ट्रिया की बंदूक मिली, 2 दिन पहले पता चला M4 कार्बाइन जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने लगी। इन हथियारों का मिलना कि शायद ये दूसरी और तीसरी ताकत जो लेफ्ट राइट है वो भी डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकते हैं। हमें उस चीज पर भी गौर करना पड़ेगा और बड़ी संजीदगी के साथ। बिल्कुल
ये जो आप कह रहे हो, इसमें मैं जो इंटरनेशनल अगर इन्वॉल्वमेंट की बात करूं, तो हमें तीन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर एक, कि देखिए कि पहला तो ये है कि जो अफगानिस्तान में जो अमेरिका हथियार छोड़ के गया था, वो मिलिटेंट्स के हाथ में पड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और वो धीमे धीमे करके परफोरेट होकर के यहाँ तक पहुंच रहे हैं। तो ये एक वो तो है। दूसरा, चीन आपको हमेशा कश्मीर में, जिसको कहते हैं कि उसमें फंसा के रखना चाहता है। तीसरा, एक और चीज जो मैं कहना चाहूंगा, और हो सकता है कि वो थोड़ा सा वैसा लगे, आप देखिए कि जब अभी प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो रशिया गए थे, और जो पुतिन से उनकी मुलाकात है, उसके बाद ऑस्ट्रिया गए, तो ये चीजें जो है वेस्ट को कोई बहुत अच्छी नहीं लगी हैं। अगर आप गौर करें, तो सडनली उसके एकदम बाद ये जो मिलिटेंसी है वो और ज्यादा भड़क गई है। तो ये जरूरी है। अच्छा, एक बात, एक हमारी कमजोरी भी है, अगर गौर करें, कि जम्मू और कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ एक ग्रिड पे काम करती है। बीएसएफ जो आईबी के एरिया में बीएसएफ है, वो एक ग्रिड पे काम करती है, वो एमएचए के अंडर में है। और जो फौज है वो एमओडी के अंडर में है। तो ये जो तीन एजेंसी से हाई डायरेक्शन ऑफ, जिसको कहा जाए कोऑर्डिनेशन, उसको भी मजबूत करने की जरूरत है। जैसे कि अगर कश्मीर में किया तो उन्होंने काफी यूजफुल रहा, वैसे ही कार्रवाई यहाँ करने की जरूरत है। सागर साहब के भी बात चाहूँ, वो कुछ रिएक्ट भी करना चाह रहे थे। और सागर साहब, एक चीज़ और भी जो हम एक सर से सुन भी रहे थे कि एक जो पहले हमें बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें थी जो हमें मिलती रहती थी, कि शायद ऊपरी एरियाज़ में जहाँ पर लोग काफ़ी एक्टिव भी होते थे, गुज्जर बकरवाल थे, बाकी लोग थे माल मवेशी के साथ, तो वो जो ह्यूमन इंटेलिजेंस वाली बात है, कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस और जो आम आवाम है उसमें भी दूरियां हुई? जो पुलिस का रोल था, कुछ लोग उस पर भी सवाल उठाते हैं जब डिफेंस एक्सपर्ट्स की तरफ हम जाते हैं, कि वो जो पहले तालमेल नजर आता था, शायद उसकी भी एक कमी है। यही वजह है कि वक्त पर सही गैदरिंग ना होना, सही जानकारी ना मिलना, उसका फायदा भी लोग उठा रहे हैं। और दूसरे जो हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, सरहद पार से आने वाले लोग या जो टेररिस्ट हैं, वो भी ऐसी टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। आज कोई भी बातचीत हो रही है, मूवमेंट हो रही है, मैक्सिमम चीजें जो बहुत सारी डिटेक्ट ही नहीं हो पाती, पता ही नहीं चल पाता। तो वाकई में ये दोनों चीजें हैं, जिसका एक फैक्टर ये भी हम देख रहे हैं कि प्रोविंस पूरा हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर दहलाने की कोशिश हुई है। देखिए, मैं आपको पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताना चाहता हूं जी। और ये कहना कि कोई तालमेल की कमी है, वो बिल्कुल गलत है। तालमेल की कमी थी जब आर्टिकल 370 यहाँ पे था और यूनिफाइड हेडक्वार्टर्स फंक्शन नहीं करता था। 2019 के बाद यूनिफाइड हेडक्वार्टर्स फंक्शन कर रहा है। बीएसएफ है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, आर्मी है, आरआर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज है, सब एक ही ग्रिड पे काम कर रही हैं और सब बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। और दूसरा, ये कहना कि यहाँ कोई कमी है, यहाँ कोई फेलियर है, वो भी गलत है। देखिए, अटैकर के पास हमेशा इनिशिएटिव होता है और यहाँ अटैकर है टेररिस्ट। टेररिस्ट की क्या कोशिश थी? किसी तरीके से कश्मीर में गड़बड़ करें, उन्होंने की। परंतु 370 जाने के बाद जब यूनिफाइड हेडक्वार्टर फंक्शन किया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डायरेक्टली, तो सब कुछ पकड़ में आया। अब उनके पास नेक्स्ट चारा कोई नहीं था कि वहां से तो पकड़ में आ गए, वहां बुलडोजर भी चल रहे थे, प्रॉपर्टीज भी जब्त हो रही थी और किलिंग्स भी हो रही थी, टेररिस्ट को एलिमिनेट किया जा रहा था। तो वो शिफ्ट किए राजौरी पुंछ की तरफ और वहां पे भी अब ये उनकी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी थी। अभी हमको उसको रिएक्ट करना था। शुरू में वहां पे काफी हमें नुकसान उठाना पड़ा, परंतु उस पर भी शिकंजा कस गया। उसके बाद जब वहां पे भी रेडी हो गया, तो अब उनके पास नेक्स्ट चॉइस क्या थी? नेक्स्ट चॉइस थी जम्मू डिवीजन। अब जम्मू डिवीजन में क्या कर सकते हैं वो? जम्मू डिवीजन के अंदर उन्होंने शुरू किया रियासी के साथ, और वो दिन था जब प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ ग्रहण समारोह में कर रहे थे, शिरकत कर रहे थे। तो वो एक हमें लगा कि शायद ये एक वन ऑफ इंसिडेंट है प्रधानमंत्री को डिसरिस्पेक्ट करने का, दुनिया को ये बताने का कि जो इलेक्शन यहाँ पे हुई है, जहाँ पे कई जगहों पे कश्मीर में इलेक्शन 80% तक भी वोटिंग हुई है, ये बताने का कि ये जो बताया जा रहा है कि हालात नॉर्मल हो रहे हैं, ये गलत है। तो हमने सोचा ये था। फिर छुटपुट घटनाएं डोडा में, कठुआ में, कूटा में, दूदू बसंतगढ़ में होनी शुरू होगी। पर फाइनली जब छत्रगला के पास बछेड़ी में जब अटैक हुआ, विच वॉज ए वेरी वेल प्लान कोऑर्डिनेटेड अटैक, वो टाइम था हमारे हैकर्स खड़े हुए कि भाई ये क्या हुआ है। और फाइनली अभी जब भगवा में या देसा में जो नॉर्थ ऑफ डोडा है, वहां पे अटैक हुआ है, तो अभी सारी स्ट्रैटेजी क्लियर है। स्ट्रैटेजी ये है कि
कि पाकिस्तान या आईएसआई या उसके जो कोहोर्ट्स हैं, जॉर्ज सोरोस, CIA, नेटफ्लिक्स, चाइना, खालिस्तानी, ध्रुव राठी, ये सब लोग क्या है, नीचा दिखाना चाहते हैं जम्मू कश्मीर में कि जम्मू संभाग में माहौल खराब करना है। कल तक 8 डिस्ट्रिक्ट ग्रस्त थे और आज नोवा, पुंछ डिस्ट्रिक्ट और किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में भी ऑपरेशन शुरू हो गया है। अब ये सब एक चीज दिखा रहा है कि ये पूरी की पूरी प्लानिंग है। इट इज नॉट वन ऑफ इंसिडेंट। अब ये प्लानिंग कैसे काम करती है, हम देखें देसा में क्या हो रहा है। देसा में इस वक्त जो वहां पे लोग हैं, उन्होंने अपनी जो स्ट्रैटेजी थी कंसोलिडेशन एंड कंजर्वेशन की, वो पूरी की पूरी तरह कार्यान्वित की है। वो हाई ऑल्टीट्यूड पे बैठे हैं, प्राइम जगहों पे बैठे हैं, जहां वो इंडियन आर्मी की मूवमेंट्स को पूरा का पूरा वॉच कर सकें। उनके पास जो वेपन्स हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट बड़े एडवांस वेपन्स हैं, असॉल्ट राइफल्स हैं, ऑस्ट्रियन मेड और दूसरी M4 कार्बाइन अमेरिकन। ये वेपन्स हो सकता है अफगानिस्तान से उनके पास आए हैं। और ये जो टेररिस्ट जो 2-2, 3-3 के ग्रुप में हैं, ये लोग सारे ही अफगानिस्तान में ट्रेंड हैं, जो भी वो बहुत ही हाई ऑल्टीट्यूड एरिया और वुडेड फॉरेस्ट एरिया है। अच्छा, मैं सागर साहब एक चीज और भी, जब आपने रणनीति की बात की, प्लीज लेट मी फिनिश जी, प्लीज लेट मी फिनिश जी कर लें। कम्युनिकेशन बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हैं, वो रियल टाइम पे बॉडी कैम्स के साथ पूरा का पूरा दे रहे हैं। अब आप बोलते हैं कि यहाँ क्या कमी थी, यहाँ पे भी ग्रिड थी। जितने भी आपके इन्फिल्ट्रेशन रूट्स हैं, गुजरों के माइग्रेशन रूट्स हैं, वो सारे रूट्स पे अभी टेररिस्ट यूज कर रहे हैं गुजरों की ही मदद के साथ। पहले वो गुजर थे इंडियन आर्मी की मदद करते थे। ऑपरेशन हिल काका में उनका मेमोरियल भी है, उन्होंने जाने दी हैं, परंतु उन्होंने स्ट्रैटेजी के साथ इंडियन आर्मी के टारगेट को, इंडियन आर्मी की स्ट्रैटेजी को विफल किया है, बिल्कुल उसी तरीके से। और इस वक्त क्योंकि जब यहाँ पे पीस था, पीसफुल एटमॉस्फेयर था, सब कुछ चाइना बॉर्डर पे निकाल दिया गया गलवान के बाद, वो पिकेट्स पुलिस की हटा ली गई, आर्मी यहाँ से हटा ली गई, तो उनको ये मौका मिल गया यहाँ आने का। तो ये एक बहुत ही प्लान तरीके के साथ उन्होंने यहाँ पे मैं एक चीज आपसे जानना चाह रहा हूँ, चूंकि आप फौजी अफसर रिटायर हैं, आप एक चीज बहुत अच्छे से बता सकते हैं इन जम्मू रीजन। ठीक है, मैं एक चीज आपसे जानना चाह रहा था कि इस सारी प्लानिंग के बीच में अब जो रोल दिया जा रहा है, अलग अलग एजेंसीज अलग अलग जगहों पर तैनाती हो रही है, जवान और भी आ रहे हैं, वो सारी चीजें होती रहेंगी सिचुएशन के हिसाब से। मगर एक चीज और, जहां कोऑर्डिनेशन की बात थी, तो उसमें VDGs का भी अब पहले के मुकाबले हमें लगता है ज्यादा रोल है। ढांगरी अटैक के बाद पिछले साल जो नए साल के मौके पर हुआ, VDGs का रोल आप कैसे देखते हैं यहां उन एरियाज के अंदर जहां मुश्किल तरीन पहाड़ियां हैं, मौसम भी चैलेंज है, अब सर्दियों की तरफ हम जा रहे हैं। और दूसरी बात 303 जो 303 हम इंसास राइफल्स के साथ उनको अलग अलग जगहों पर ऑपरेशंस में नजर आते हैं, इक्विपमेंट प्रॉपर नहीं है। इज इट पॉसिबल कि VDGs को फ्रंट पे रखकर जहां SOG काम करती थी वहां ये लोग बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं उस हिसाब से जैसे सिक्योरिटी फोर्सेस करती हैं? देखिए, VDGs नहीं है, ये सपोर्टिंग रोल में हैं, क्योंकि जो ह्यूमन इंट मिलती है या इमीडिएट कार्रवाई होती है, जब तक आर्मी रिएक्ट करती है इन डिफिकल्ट इलाकों में, उनको थोड़ा टाइम लगता है आने में इंट मिलने के बाद, तो उतनी देर में VDG उसको संभालती है। परंतु क्या है कि VDG का जो इलाका है, मैंने स्टडी किया है, VDG का कॉन्सेप्ट जो फ्लॉड था। 303 राइफल थी जो 62 वॉर में यूज होती थी, प्लस ये लोग लोकल जरूर थे और इनको थोड़ी मोटिवेशन भी थी, बट इनका पेमेंट सिस्टम ठीक नहीं था और इसको कंट्रोल जो था जम्मू कश्मीर पुलिस के पास था। तो मेरा जो अभी रिसर्च के बाद निष्कर्ष निकला है, जम्मू संभाग में 2 लाख एक्स सर्विसमैन अवेलेबल हैं आपके पास। अगर उनको आप जोड़ें जो ट्रेन मैन पावर है और ये काम करें डायरेक्टली राष्ट्र राइफल्स के अंडर, और इनको सोफिस्टिकेटेड वेपन्स भी दिए जाएं, कंट्रोल राष्ट्र राइफल्स के पास हो, और साथ में इनकी जो पेमेंट का तरीका है या इनके बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स हैं उनको ठीक तरीके से करा जाए, तो ये एक बहुत बढ़िया गेम चेंजर साबित होगा। और मेरे ख्याल में ये ऑलरेडी होना शुरू हो गया है, ग्रेडिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, चाहे वो सेना है, कुछ चीजें कर दी है। मैं जरा AK सर के पास भी जाऊं। AK सर, ये सारी चीजें जो हम देख रहे हैं, और दिमान साहब भी जो गिनवा रहे थे, जिसमें हमने देखा हथियार मिले, और अब तो ऐसे भी बयान आने लगे जो कल तक कहा जा रहा था कि टोटल नंबर यूटी में 30 से 40 या 50 लोगों का हो सकता है, लेकिन अब फॉरेन टेररिस्ट 40 से 50 या 100 के आसपास अगर होते हैं, इस बात का अंदाजा भी अभी प्रॉपर नहीं है। लेकिन जब इंटेलिजेंस एजेंसियां काम कर रही हैं, बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि इस खून खराबे को बंद करने के लिए, आप रोजाना बेसिस पे डिबेट्स डिस्कशन में सुनते हैं और दिमान साहब भी हमारे साथ होते हैं, पॉलिटिकल पार्टियां जो अपना एक रुख रख देती हैं कि ये मसला बातचीत से हल होगा,
जो एरिया को मिलिटराइज्ड करने की कोशिश हुई माजी में भी, उन गलतियों से हमें सीखना चाहिए। बतौर साबिक फौजी अफसर, इज इट पॉसिबल कि आज के वक्त में जिस सतह पर, जिस लेवल पर हालात पहुंच गए, वहां बातचीत वाला ये जो पॉइंट है वो सही है, दुरुस्त है, या फिर ये लास्ट ऑप्शन है जो आप सुबह से बता रहे थे कि अब डायरेक्ट जाकर रिस्पॉन्ड करिए और वो जो फितने की एक तरह से जड़ कहलाती है, सरहद पार है कैंप से, उनको ही खत्म करें, शायद बहुत हद तक चीजें बदल जाएंगी? देखिए, मैंने जैसे पहले भी कहा था, मैं अभी भी वही चीज पे कहना चाहता हूँ कि 3 अलग अलग चीजें हैं। एक इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट है, जो आपने अफगानिस्तान का बोला, या ऑस्ट्रियन राइफल्स आ रही हैं, या अमेरिका का जैसे मैंने जिक्र किया, चाइना का, वो एक अलग है। लेकिन जो सबसे जरूरी चीज हमको देखने वाली चीज है, टेररिस्ट हमेशा उसके हाथ में इनिशिएटिव होता है। हम लोगों को सिचुएशन ऐसी क्रिएट करनी है कि या उसकी हिम्मत। तो इसमें जो हमारी स्ट्रैटेजी का जो सबसे अहम मुद्दा था, अगर आप गौर कीजिए कि 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक हुई के बाद, तो 2 साल, 16 से 19 तक, 3 साल तक अमन चैन रहा। 19 में बालाकोट हुआ, जब हमने ये भी अपनी इंटेंट दिखा दिया कि हम लोग आईपी क्रॉस करने को तैयार हैं। तो 19 से लेकर के 23 तक, तकरीबन अगेन 4 साल तक अमन चैन रहा। तो ये, अगर आप ये उम्मीद करते हो पाकिस्तान से, पाकिस्तान की आर्मी से, वहां से मरियम नवाज की कुछ और आवाज आ रही है, शहबाज शरीफ कुछ और बोल रहे हैं, लेकिन वहां पे जो कंट्रोल है वो आर्मी के पास है। एंड जब अगर कश्मीर का मुद्दा खत्म हो गया, तो आर्मी की रीजन उनके रहने की एक जरूरत बहुत कम हो जाएगी। तो वो कभी भी इस मुद्दे को हाथ से जाने नहीं देंगे। इस पे हमें तैयार रहना चाहिए। और इसमें जरूरी यह है कि हम लोग एक बहुत ही फर्म एक्शन अपनी ग्राउंड ऑफ चूजिंग पे, अपने टाइम पे लें। और उनके जैसे कि जब पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल क्राइसिस भी एक बहुत बड़ी समस्या है, खुद उनके लिए परेशानी है, जवाब देने का एग्जैक्ट समय क्या यही हो सकता है? और हमारा इंटेलिजेंस नेटवर्क फिर इंप्रूव होने की जरूरत है। क्योंकि इसमें जो आज की इंटेलिजेंस में है, एक तो ये टेक, आप देखिए कि अगर आप उसी को एआई का इस्तेमाल करेंगे तो आप बहुत सी चीजों को चेक कर सकते हो। कम्युनिकेशन की ऐसी नई नई स्ट्रैटेजीज आप बना सकते हो। आप साइबर का यूज कर सकते हो, जिसमें कि आप उनको कम्युनिकेशन को ब्लॉक कर सकते हो। तो इन चीजों को करने की जरूरत है। प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी के अंडर में हमें काम करने की जरूरत है। क्योंकि आप देखिए, अभी से सितंबर तक ये बोल दिया गया कि इलेक्शन होने सितंबर तक, तो ये पाकिस्तान तो ये कोशिश करेगा, डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगी। सागर साहब, एक लास्ट कमेंट जी। तो उसको हमें चैलेंज करने के लिए ये जरूरी है कि हम इस पर बहुत एक्शन लें। इसका इलाज जो है 2-3 तरीके से है। जी, एक तो हम प्रोएक्टिवली जो इनके, हमारे पास जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर तो 50 के करीब टेररिस्ट हैं, जो कम से कम 2-2-3 के ग्रुप में 3-4 50-60 जगहों पे ऑपरेट कर रहे हैं, सब डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेट कर रहे हैं। उसके लिए ग्रेडिंग कर दी गई है। उसके लिए हमें जो इंटेलिजेंस का तंत्र है उसको मजबूत करना है, प्लस जो सिटीजन्स हैं, सिविलियंस की भागीदारी करानी है इसके अंदर। उनके लिए कोई काउंटर टेररिज्म हेल्पलाइन बनानी है, ताकि वो इमीडिएटली फोर्सेस को इन्फॉर्म कर सकें कि कहाँ पे टेररिस्ट हैं। और नंबर 2 है, हमने देखना है कि जो सीज फायर एग्रीमेंट है उसको हम भंग करें, और इनके जैसे उड़ी किया, बालाकोट किया, इस किस्म की स्ट्राइक्स डायरेक्टली उनके कैंप्स के ऊपर करें। परंतु ये सब करने के लिए ये जो इंटरनेशनल अफेयर्स में काफी सारे इम्प्लीकेशंस होते हैं, तो उन सबको बड़े ठंडे दिमाग से सोचना है और फिर करना है। और इसके लिए जनता की भागीदारी जरूरत है। इंटेलिजेंस ग्रिड को अपडेट करना है, बीडीजीज को फिर से रीऑर्गेनाइज करके इनके साथ करना है। और ये सब चल रहा है इस वक्त। सारी की सारी जो बैठकें हो रही हैं या ऑन ग्राउंड जो फोर्सेज ऑपरेट कर रही हैं, वो इसी तरीके से ऑपरेट कर रही हैं। और इस वक्त भी एक स्ट्रेटेजी बन रही है जम्मू के अंदर, जहां पर मैंने शुरुआत में कहा एक मीटिंग हो रही है। सागर साहब और AK चतुर्वेदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जाती मसरूफियात के बावजूद भी आपने वक्त दिया इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। 5:35 हो गए हैं। इस प्रोग्राम में मेरे साथ बस इतना ही। मीटिंग के नताइज क्या होंगे, आगे की हिकमत अमली क्या होगी, कार्रवाइयां, इस पर मुसलसल हमारी नजर रहेगी। इस प्रोग्राम में बस इतना ही। आसिफ रशीद को इजाजत दीजिए।